गुड मॉर्निंग। ठीक, चलो चलो बढ़िया। चलो आ जाओ सबके सब। गुड मॉर्निंग सागर। ओके फाइन। गुड मॉर्निंग नेहा। ठीक है, चलो आज आप लोग का वर्कशॉप का पहला दिन है एसएससी जेई के लिए, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बढ़िया, आते जाओ। ओके फाइन। तो देखो, ऐसा है कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्कशॉप। फर्स्ट डे है आज का और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। 15 डेज का रहेगा। इसमें आप लोगों को लगभग एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स बताया जाएगा जो कि एसएससी जेई के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैकेनिकल और सिविल है यहाँ पे सारे के सारे। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि आप लोगों को सबको आ रहा है क्लियर? वीडियो क्लियर है? अब जिसका नेट प्रॉब्लम होगा उसको तो क्लियर आएगा ही नहीं, ठीक है। नेट इशू होगा, उसको क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है किसी किसी को। तो जिसको क्लियर नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ से कोई इशू नहीं है। आवाज़ क्लियर है, नेटवर्क ठीक है, तब आपको आवाज़ भी क्लियर आएगी और वीडियो भी क्लियर आएगा। तो मेरा नाम है, चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है सिद्धार्थ पटेल। मेरा नाम है सिद्धार्थ। देखो बोर्ड क्लियर दिख रहा है? बोर्ड क्लियर है? वीडियो, जिसको वीडियो नहीं दिख रहा है वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। बाकी को दिख रहा है ना? बाकी को दिख रहा है? ठीक है, कोई इशू हो रहा है? ओके, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। कितने लोग आ चुके हैं? 47। ओके, ठीक। मेरा नाम है सिद्धार्थ पटेल। ठीक, मैंने एमटेक किया हुआ है एनआईटी भोपाल से। एमटेक फ्रॉम एनआईटी भोपाल से है। मैंने लगभग 10,000 प्लस लोगों को मेंटर कर चुका है। 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया है, मतलब इनको पढ़ा चुका है। किसके लिए? गेट के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, एसएससी जेई के लिए, आरआरबी के लिए और प्लस डिफरेंट स्टेट्स के एग्ज़ाम्स के लिए। और हमने एमएचआरडी के तरफ से टीक्यूब प्रोग्राम जो होता है उसमें भी हमने बहुत अलग अलग स्टेट्स में जाके पढ़ाया है। और अब फ़िलहाल अभी हम लोग परसिस्टेंस गेट एकेडमी में हैं, जहाँ पे आप लोगों का वर्कशॉप शुरू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। एमटेक है मेरा एनआईटी भोपाल से। मेंटर 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका है मैंने, ठीक है। और गेट ईसीएससी एसएससी जेई आरआरबी प्लस जितने भी हैं आप लोगों के लिए काम आने वाले हैं। और यहाँ पे जो है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जेई के लिए, ना कि सिर्फ वो आपका एसएससी जेई में काम आने वाला है जो कि जूनियर इंजीनियर है, जो आपका मोस्ट एक्सेप्ट, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को फ़ायदा करेगा। और यहाँ पे हम लोग चालू करने वाले हैं एसएससी जेई का वर्कशॉप। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं एसएससी जेई के बारे में कि क्या है और इसको आप लोगों को क्यों जाना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। तो देख लो, एसएससी जेई जो है, एसएससी जेई का मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो चैट पे आके लिख लेगा और मुझे पता चल जाएगा, ठीक है।
तो एसएससी जेई क्या होता है? ये होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है जूनियर इंजीनियर एग्जाम। ठीक है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एक रिक्रूटमेंट कमिटी है जो कि जूनियर इंजीनियर एग्जाम लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और वैसे भी आप लोग तो सैलरी को ही देख के आते हो यहाँ पे, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। इसकी जो सैलरी है वो है 7th पे कमीशन के हिसाब से। मैं इसके बारे में थोड़ा मोटिवेट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे चल के इनमें बहुत अच्छा मज़ा आए कि हाँ भैया हमको पैसे भी मिल रहे हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी है और मज़ा भी आने वाला है, प्रमोशन भी हो जाता है 7-8 साल में। और किस तरीके से प्रमोशन होता है, क्या सैलरी है और इसको क्यों करना चाहिए, ये सारा का सारा हम लोग देखते हैं। और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप जा सकते हैं, जैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, PWD है, ठीक है, BRO है, इस तरीके से देखते हैं। 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका जो सैलरी है वो है 35,400 से लेके 1,12,400। ठीक है, ये है बेसिक पे जो है आपका, ये शो करता है 35,400, ये बेसिक पे है। इससे बढ़कर ये यहाँ तक जा सकता है। तो ये यहाँ पे आपका जो बेसिक पे है 35,400, देखो बहुत आराम से आप लोग अचीव कर सकते हो इस पोस्ट को। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की 35,400 रुपये इसका बेसिक पे है। ये क्या है आपका बेसिक पे है। इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि आपको 35,400 रुपये मिल रहे हैं, सिर्फ 35,400 के ऊपर इसमें DA TA सब जुड़ जाड़ के आता है। और वो लगभग आपका सिटीज़ के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि अराउंड लगभग आपका होता है यहाँ पे DA जो है, इसमें DA जो होता है, डियरनेस अलाउंस जो होता है, उसका 17% होता है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो है। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 6,018 रुपये इसका। उसके बाद ऐड होता है HRA, ठीक है, HRA। अब HRA जो होता है हाउस रेंटल अलाउंस, घर के लिए जो पैसा आपको मिलता है वो होता है। ठीक है, ठीक है, शेयर कर देंगे, इस पे रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो शेयर कर दिया जाएगा वीडियो। ठीक है, तो HRA जो है, HRA हाउस रेंटल अलाउंस है, वो आप लोगों के लिए लगभग इसमें किस सिटी के लिए ये अलग अलग होता है, अलग अलग सिटी के लिए 8,496 रुपये। ये किसके लिए है? एक्स क्लास सिटी के लिए। एक्स क्लास का मतलब है मेट्रो सिटी, बड़े बड़े सिटी जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सारे सिटीज़ के लिए इतना किराया मिलता है आप लोगों को घर में रहने के लिए 8,496 रुपये। ठीक, HRA मिलता है। और उसके बाद आपको TA मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। अब ट्रैवलिंग अलाउंस का भी सुविधा दिया जाता है, भाई सफ़र करना है आपको, है ना, कोई मेट्रो से कर रहा है, मेट्रो सिटीज़ में कोई बस से कर रहा है, ठीक है, या फिर अपने बाइक से कर रहे हैं, स्कूटी से कर रहे हैं, तो पेट्रोल तो लगेगा। ठीक है, तो पेट्रोल लगेगा, उस हिसाब से ये क्या है ट्रैवलिंग अलाउंस आपका इसमें मिलता है, सिटीज़ में 3,600 रुपये मिलता है यहाँ पे। और इसी के ऊपर DA ऑन TA, ठीक है, DA ऑन TA। ठीक है, अब DA ऑन TA का मतलब क्या है कि ये कुछ नहीं है, अगर रास्ते में जा रहे हो नाश्ता पानी कर लोगे, वो सब का कुछ थोड़ा डियरनेस अलाउंस मिल जाता है। हो सकता है कोई चाय पी रहा है, ठीक है, कोई किसी को भूख लग गई, कुछ खा रहा है पी रहा है, तो उसके लिए उसके ऊपर से डियरनेस अलाउंस ऑन ट्रैवलिंग अलाउंस ये हो जाएगा आपका 612 रुपये। ठीक है, ज़्यादा नहीं देता है ना। ठीक, तो इसमें हो गया इसका टोटल जो है आपका 54,126 रुपये। ये जो है इतना आपको ग्रॉस सैलरी मिलता है, इतना आपको क्या मिलता है? ग्रॉस सैलरी मिलता है। ये पहला पेमेंट है आपका जब आप ज्वाइन करोगे, उसके बाद ये इतना रुपये 54,126 रुपये 54,126 रुपीज़ आपको स्टार्टिंग मिल जाता है। तो इसी से आप मोटिवेट हो सकते हो, भैया कम सैलरी तो है नहीं,
लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि ये ग्रॉस सैलरी है, ये आपकी इन हैंड सैलरी नहीं है, ये ग्रॉस सैलरी है। इसमें कटौती करती है गवर्नमेंट, कुछ टैक्स और कुछ आपके लिए NHA वगैरह जो करती है, जिसमें कि आपको कुछ कटौती करती है, वो आप ही का पैसा होता है, बट रिटायरमेंट में आपको मिल जाता है। जैसे 4 से 5 हज़ार वो कटता है और 4 हज़ार करीबन गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स कटता है। तो टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है। बस ग्रॉस सैलरी, इन हैंड सैलरी जो है लगभग 8 हज़ार कट के आती है और यहाँ लगभग बनती है लगभग 45 हज़ार नियर अबाउट 45 हज़ार बनती है। ठीक है, तो ये आपकी X क्लास सिटीज़ के लिए है। Y क्लास सिटी के लिए, Y क्लास सिटी जो बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, ये सारे सिटीज़ के लिए अप्रॉक्सीमेट आपका जो है इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगा 41 हज़ार मिलता है और ग्रॉस सैलरी जो इसकी रहेगी, इसकी जो ग्रॉस है वो लगभग रहेगी 51 हज़ार के आसपास। ठीक है, 51 नहीं, लगभग नियर अबाउट 50,000 ले लो। ठीक है, ये कट पिट के 8-9 हज़ार रुपये कट जाता है, जो कि ऐसा नहीं है कि कट जाएगा तो आपका पैसा नहीं है, वो आप ही का पैसा है। उसमें से 5 हज़ार करीबन 5 हज़ार रुपये करीबन किस चीज़ का है, ये आपका आप ही का पैसा है, ये आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई क्लास सिटीज़ जो है आपका, उसमें थोड़ा कम मिलता है क्योंकि ये सब कम हो जाता है, HRA जो है वो कम हो जाता है। वाई क्लास में HRA कितना है, HRA हाउस रेंटल, भाई महंगे सिटी में महंगा घर, तो इसलिए वो HRA जो है वो ज़्यादा है। बट यहाँ पे वाई क्लास में जो बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, ये सारे सिटीज़ में रेंट तो कम लगेगा ना, इस हिसाब से उस हिसाब से मिलता है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे करीबन 5,664 रुपये। HRA जो है 5,664 रुपये का HRA मिलता है। ठीक है, मतलब 5,500-6 हज़ार रुपये में तो आपको लगभग रेंट मिल ही जाता है। तो उस हिसाब से मान के चलता है गवर्नमेंट कितना आपको मिलेगा, तो उस हिसाब से ये वाई क्लास सिटी के लिए। और गांव इलाके में, अगर गांव वाले इलाके जो होंगे जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं उसको, Z क्लास सिटी, Z क्लास में लगभग अगर आपका पोस्टिंग Z क्लास में हो गया तो वहाँ आपको लगभग 35,400 आपका तो बेसिक सैलरी होगा। उसके बाद 6,018 रुपये ये मिलता ही है आपको, DA 17%। उसके बाद ये आपका DA रहेगा। फिर उसके बाद आपका रहेगा ट्रैवलिंग अलायंस जो रहेगा यहाँ पे, वो है 1,800 रुपये। ठीक है, कम मिलता है कंपेयर टू, यहाँ भी 1,800 ही मिलता है। उसके बाद यहाँ पे 306 रुपये इसमें मिलता है। तो टोटल ऐड होके ये बनता है आपका 46,356। ये ग्रॉस सैलरी है Z क्लास के लिए, ग्रॉस सैलरी है Z क्लास के लिए। अब इसमें क्या है कि कट पिट के आपको लगभग 40,000 रुपये इन हैंड आएगा। तो स्टार्टिंग सैलरी जो है वो आपका इन हैंड आने वाला वो Z क्लास के लिए 40,000 है और इसके लिए 41 के आसपास है और इसके लिए 45 के आसपास। ठीक है, तो ये सैलरी का मोटिवेशन था आप लोगों के लिए कि भाई सैलरी अच्छी खासी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अब इसमें प्रमोशन स्कीम जो है वो 2 तरीके से प्रमोशन हो सकते हो आप लोग। पहला तो ये है कि आप कुछ टाइम के बाद 6 से 7 साल जॉब करने के बाद, 6 से 7 साल जब जॉब करोगे उसके बाद आपको एक प्रमोशनल एग्ज़ाम होता है, प्रमोशनल एग्ज़ाम है। इसके बाद आप बन जाओगे असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाओगे। ठीक है, तो JEE से आपका सफ़र जो है यहाँ जाएगा। बट इस चीज़ के लिए यहाँ पे आप तो डिप्लोमा होल्डर रहोगे, बट इस चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रमोट हो जाते हैं, बट डिप्लोमा वालों को JEE में ही प्रमोट किया जाते रहता है। यहाँ से अगर प्रमोट होते होते कहाँ तक जाओगे आप, इसकी जो सैलरी है 35,400 से लेके 1,12,400 जो है, इसी में आपको बढ़ते जाओगे। आपको क्या मिलते जाएगा, इंक्रीमेंट होते जाएगा आपका सैलरी का बेसिस ऑन। लेकिन डिप्लोमा हो तो आप इसी पे बढ़ते जाओगे और जाते जाओगे। बट
पोस्ट प्रमोशन जो है वो तभी होगा जब आप डिग्री लेके रखोगे। जैसे कि इंजीनियरिंग कर लोगे, डिप्लोमा करे रहोगे तो आपको डायरेक्ट शायद सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाता है, तो वहाँ से आप डिग्री अगर करना चाहो आगे चल के डिग्री करोगे तो आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी बन सकते हो। तो ये बातें हो गई वो की, ये आप 6 से 7 साल की बात है। लेकिन इससे पहले भी आप प्रमोट हो सकते हो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू आप प्रमोट हो सकते हो एग्ज़ाम देके। इसमें एग्ज़ाम में क्या आएगा आपका, जैसे आप मैकेनिकल हो या सिविल हो तो आपका जो है जो सब्जेक्ट है वो मैकेनिकल या सिविल, तो मैकेनिकल का अलग मैकेनिकल एग्ज़ाम होगा टेक्निकल एग्ज़ाम, और सिविल का अलग सिविल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सिविल के सब्जेक्ट्स के होंगे। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के बाद आप डायरेक्ट बन सकते हो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ से जेई से। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है और हो सकता है आप 2 साल में हो, 2 ईयर हो, 2 ईयर के बाद प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जनरली 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद दे सकते हो। तो 2 साल के बाद, 3 साल 4 साल के बाद आप प्रमोट हो सकते हो एग्ज़ाम के थ्रू, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू हो सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ भी पहुँच सकते हो, और इसकी तो पहुँच ही अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आप जूनियर इंजीनियर बन जाओगे तो बहुत अच्छा जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, प्रमोशन भी बहुत अच्छे से हो जाता है, और इसके ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे हैं। देखो बताऊँगा ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से आप जा सकते हो। तो ये बातें हो गई हमारा सैलरी बेसिस पे, कहाँ कौन से शहरों में कितना सैलरी मिलता है, और आपको इसको करने में बहुत मज़ा आने वाला है, आप देखते जाना। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अब एसएससी जेई की बात तो हो गई, सैलरी की बात हो गई, लेकिन कहाँ पोस्टिंग होगी, कहाँ पोस्टिंग होगी, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में होगी, और हम मतलब काम क्या करेंगे इस पे जाके। ठीक है, ये चीज़ें भी देख लेते हैं। आज की बातें वही हैं कि हम बेसिकली एसएससी जेई के बारे में जान रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता होता है इसको। यहाँ तक कि डिग्री वाले लोग भी अगर तैयारी करते हैं इस चीज़ की, तो अभी मैं बताऊँगा कि क्या फ़ायदा है अगर डिप्लोमा हो। तो डिप्लोमा में आप ऐसा मत समझो कि भाई डिग्री वाले आके फाइट करेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है। अभी बता रहा हूँ आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है अगर डिप्लोमा करोगे, तो अलग से आपको बहुत फ़ायदा है। तो देखो यहाँ पे है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता रहा हूँ, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जो पोस्ट हैं इसके, पोस्ट कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, कहाँ, देखो जूनियर इंजीनियर बन तो जाओगे, लेकिन किस किस ऑर्गेनाइजेशन में, आपके रैंक पे डिसाइड करेगा कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपको सीट मिलेगी। पहला है कि आप सबसे पहले जा सकते हो सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन में जा सकते हो। ये इसकी जो एज लिमिट होगी, इसकी जो एज लिमिट है वो है 32 ईयर्स। किसके लिए? जनरल वालों के लिए। ठीक है, 32 साल तक मेहनत करके आप ये हासिल कर सकते हो। तो सेंट्रल वाटर कमीशन हर जगह पे नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली में है। मतलब दिल्ली में आप सेंटर में जाके बैठना चाहते हो तो सेंट्रल वाटर कमीशन पे आप ऑप्ट कर सकते हो, और यहाँ पे जो इसकी एज है लिमिट होगी वो 32 ईयर्स की है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 32 ईयर्स इसकी हो गई। दूसरा है आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। बहुत ही मस्त जॉब है, पैसा छापो, है ना। PWD CPWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सिविल वालों के लिए चांदी है। यहाँ सिविल मैकेनिकल भी आते हैं, कभी कभी पोस्ट ने अच्छी, बट सिविल वालों के लिए यहाँ पे बहुत मस्त जॉब है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, रोड का वर्क है। ठीक है, ये सब काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का CPWD देखती है। तो ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है, और किसी को भाई पैसा निकालना है, छापना है, तो ये वाला लोग पसंद करते हैं। अब यहाँ फ़ायदा क्या होता है, इसको बताऊंगा मैं क्या फ़ायदा होता है। ये जो है डिग्री वाले, अच्छी बात ये है कि डिग्री वाले इसमें इसके लिए एलिजिबल नहीं है, केवल डिप्लोमा वाले हैं। ठीक है, मज़ा आया। मतलब
सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो। और इसका जो है एज लिमिट इसका भी है 32 ईयर्स। अब ये सिर्फ जनरल वालों की बात कर रहा हूँ 32 ईयर्स तक की। इसमें 32 ईयर्स के बाद ओबीसी है तो 3 ईयर बढ़ जाएगा, और अगर एसटी एससी है तो 5 ईयर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है तो भी 5 साल बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा है आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब यहाँ थोड़ा सा कहानी मिलिट्री, अब देखो किसी लोग का सपना होता है कि भैया हमको मिलिट्री में जाना है, ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग कर गए तो प्रॉब्लम नहीं है, मिलिट्री में जा सकते हो, देश की सेवा में योगदान निभा सकते हो। वो किसके थ्रू निभा सकते हो? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू, ठीक है। आज बातें सिर्फ एसएससी के बारे में थोड़ी मोड़ी होगी, थोड़ा सब्जेक्ट के लिए टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, बट अभी हम लोग पहले जान तो लें कि क्या करने वाले हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है, कहाँ जाना है, यही सब देखना है अभी। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू आता है, जहाँ पे देश की सेवा के लिए आप योगदान दे सकते हो। अब इसमें इन लोग करते क्या हैं, इसमें क्या करते हैं कि अब इसके लिए एज लिमिट जो है वो कम है थोड़ा, 30 ईयर्स, ठीक है, 2 साल कम है, ठीक है। ज़्यादा एज वाले लोग को नहीं लेते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग से। हालांकि इंजीनियरिंग का कोई लेना देना नहीं है कि एज से कि लड़ने जाना है आपको। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज क्या करती है, ये सारा का सारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चेक, जो भी उनके बेस बनते हैं या फिर उनका मिलिट्री के लिए जो ब्रिज बनती है या फिर उसमें उनके घर बनते हैं, वो सारे के सारे चीज़ें जो हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज देखती है। इनके गाड़ी मोटर जो भी रहते हैं सारे के सारे मैनेजमेंट और सारा का चीज़ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा पोस्ट निकलता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भर भर के आता है यहाँ पे पोस्ट, ज़्यादा नहीं है। और CPWD में सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत आता है, और मिक्सअप थोड़े थोड़े एक दूसरे के पोस्ट रहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देते हैं चौथा वाला, चौथा है ये फरक्का बैरेज। कहाँ कहाँ नौकरी लगेगी ये तो पता होना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब सोच रहे हो कि भाई मैं तो बिलासपुर का रहने वाला हूँ, मैं रायपुर का रहने वाला हूँ, तो यही मेरे को नौकरी चाहिए, वैसा नहीं है। कहाँ कहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ें, वो पॉलिसी देख लेना। जहाँ जहाँ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का सेंटर होगा वहाँ वहाँ आपको जॉब मिल जाएगा। फरक्का बैरेज में देख लो प्रोजेक्ट। अब ये फरक्का बैरेज है कहाँ पे, अगर जिसका इसमें लग गया, ये कहाँ है, ये है आपका मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल में है, बांग्लादेश बॉर्डर के पास में है, ठीक है। तो फरक्का बैरेज करती क्या है, ये जो है 50% गंगा की वाटर सप्लाई जो है भारत को देती है, और 50% जो है बांग्लादेश में। ये इन लोग के बीच में समझौता हुआ है बांग्लादेश और भारत के बीच में कि आपको 50% पानी यहाँ, तो ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का किसका, वेस्ट बंगाल का। मतलब अगर यहाँ नौकरी लगेगी तो कहाँ जाओगे, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास 18 किलोमीटर दूर है आपका बांग्लादेश के बॉर्डर से, ठीक है। तो पानी भेजने का काम है 50% जो है ये गंगा नदी के किनारे है, ठीक है, अक्रॉस द गंगा रिवर। अगर गंगा नदी है उसी के अक्रॉस बनाया गया है, और यहाँ से आपको 50% पानी भारत को मिलना है, 50% किसको मिलना है, बांग्लादेश को। तो ये डिसाइड करती है ये फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट के थ्रू। यहाँ पे गंगा नदी का यहाँ से वो चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ जाओगे तो ये इसकी इंजीनियरिंग के लिए सिविल वाले इंजीनियरिंग वाले जाओगे, और मैकेनिकल वाले को भी लग जाता है कभी कभी। तो पांचवा जो है ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, BRO बोलते हैं, ठीक है। BRO को बात करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये, इसमें केवल एलिजिबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है, महिलाएं जो हैं इसमें नहीं जा सकती हैं, क्योंकि एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, किसका है, डिफेंस का है, डिफेंस का है, ये भी डिफेंस का है, मतलब आप इसमें भी सेवा कर सकते हो। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन
जो हमारा नेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, कहाँ कहाँ है, जैसे कि पाकिस्तान और भारत का हो गया, बांग्लादेश भारत का हो गया, और भी सारे बहुत सारे हैं, जैसे कि चाइना और भारत का हो गया। तो उन बॉर्डर्स के जो रोड हैं जहाँ मिलिट्री वाले जाना करते हैं, तो उनका कंस्ट्रक्शन और उनका देख रेख का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले करते हैं। तो यहाँ जो जूनियर इंजीनियर हैं उन लोग क्या, इनको पैसा बहुत मिलता है, भर भर के पैसा मिलता है, ठीक है। तो पैसा चाहिए तो सर वीडियो विजिबल नहीं है, तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, विजिबल नहीं होगा, दैट मीन्स योर प्रॉब्लम इज। सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, बताऊंगा, वेट करो, सब सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। आज वही बातें हो रही हैं कि क्या प्रोसेस है सिलेक्शन, ठीक है। जॉब करते करते बीटेक कर सकते हैं क्या? देखो ऐसा है कि जॉब करते वैसे रेगुलर बीटेक होता है, लेकिन प्राइवेट में भी होता है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बीए बीटेक होता है कहीं की कॉलेज में, और जुगाड़ नाम का दूसरा चीज़ होता है, जुगाड़ भी कर सकते हो। भाई कॉलेज में बात कर लो, नहीं आना है कॉलेज, नहीं आना है सर, बस थोड़ा सा पैसा फेंको, तमाशा देखो वाला है, तो कॉलेज नहीं आना है, सिर्फ एग्ज़ाम देने जा सकते हो, अटेंडेंस वगैरह का जो भी है लफड़ा वो हो जाएगा, है ना। तो दिक्कत नहीं है, रेगुलर बेस पे भी जा सकते हो और आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मेल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया मान के चलो, या फिर प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि यहाँ हो सकते हैं। पैसा ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, आपको सैलरी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा है, ठीक है। तो जो जाना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, और यहाँ सिविल वालों के लिए तो भर भर के जॉब है, और पैसा इतना दे देते हैं, और इतना पैसा है कि प्रॉब्लम ही नहीं है। और बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में कौन देख रहा है रोड, कहाँ कौन देखने वाला है रोड कि बना कि नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है और पेट में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि रोड तो ऐसे ही 1-2 दिन के बाद फिर आतंकवादी हमला हुआ, फिर रोड उड़ गया, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ जो है बहुत लोग, एक मेरा पहचान का था, वो बीआरओ में गया था, तो फ़ोन किया मुझे, तो बोलता है कि सर कहाँ हो आजकल, तो मैं बोला अच्छा यहाँ पे हूँ, तो तुम कहाँ हो, हाँ बीआरओ में हूँ। तो 1 साल में करोड़ों रुपए छाप दिया उसने, बोलता है, फिर बोलता है नहीं 1 साल के बाद फिर क्या हुआ कि पैसा तो छाप रहा था, लेकिन हुआ क्या कि एक बार का प्रॉब्लम ये हो गया कि गोलाबारी चालू हो गया, और जहाँ पे वो जा रहा था उसी के पास में ही एक बड़ा सा बम फूट गया, ठीक है। उसके बाद बोला नहीं करना है नौकरी, आ गया वापस। तो परेशान नहीं होना, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में दिक्कत है, बाकी के बॉर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये बीआरओ की बात थी। मेल समझ गए हो क्यों है ज़रूरत, फीमेल को यहाँ नहीं अलाउ नहीं है। तो ये जो है बीआरओ भी 30 ईयर्स का आपका रहता है, तो ये भी बीआरओ जो है वो 30 ईयर्स का एलिजिबिलिटी। बता रहा हूँ सबके बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस भी बता रहा हूँ कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो जो डिपार्टमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, और 6वां 7वां और 8वां, सिर्फ 8 डिपार्टमेंट हैं। 6वां है आपका सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, एंड पावर रिसर्च स्टेशन। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बांध हैं, जो बैराज हैं, वो सारे के सारे इसके अंडर आ जाते हैं। इसका जो है आपका 30 ईयर्स का एज का है लिमिटेशन। 7वां जो है वो आपका है डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। ये जो है नेवल में है, इसका भी है आपका 30 ईयर्स। और 8वां जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है वो भी 30 ईयर्स एज है। मतलब सारा का सारा लगभग 30 ईयर्स एज है, बस CPWD और उसके ऊपर वाला जो सेंट्रल वाटर का था वो था। तो ये सारे के सारे इस जोन में आपको सिलेक्शन होना है, ठीक। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से सारे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से सारे जो आप सिलेक्शन हो गए तो इसमें जा सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस भी बता रहा हूँ,
टेंशन मतलब पहले मोटिवेट हो जाओ कि भाई कहाँ जाना है, क्या करना है और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, अब देख लो एज रिलैक्सेशन, जैसे जिसका 30 ईयर्स है तो ओबीसी के लिए 5 ईयर्स मतलब 3 ईयर्स है आपका एक्स्ट्रा, प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा, मतलब 30 साल है तो 33 ईयर्स तक दे सकते हो। और ST SC के लिए ST SC या आपका जो जिनका फिजिकली डिसेबल्ड है, जिनका हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, तो फिजिकली डिसेबल्ड वालों के लिए भी आपका जो है ST SC के लिए 5 ईयर्स जो है फिजिकली नहीं ओबीसी इसका है 5 ईयर्स, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए तो और फायदा है, इसका 5 ईयर्स है और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए जो है 10 साल तक और दे सकते हो। मतलब हाथ पैर टूट गया है या फिजिकली डिसेबल्ड हो गए हो तो सरकारी नौकरी चाहिए तो हाथ पैर टूटा रहता है तो उनके लिए, या फिर किसी भी बेस पे आंख भी प्रॉब्लम हो सकती है तो इसका कुछ क्राइटेरिया होता है। 40% डिसेबल्ड होना चाहिए मिनिमम, 40% तक आपका शरीर काम नहीं कर रहा है या वो पार्ट काम नहीं कर रहा है तो फिर वो सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट से, तो उसके हिसाब से 10 ईयर एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बात। अब एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, तो इसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, सब में डिप्लोमा चाहिए ऐसा नहीं है। ठीक है, पहला जो था हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए जो बताया था सबसे पहले, इसके लिए जो है आपको डिग्री भी, हाँ डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री और डिप्लोमा, डिग्री और डिप्लोमा। अब मैकेनिकल सिविल वाले हो तो मैकेनिकल या सिविल में डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, दोनों के लिए एलिजिबल हो। मतलब यहाँ पे डिग्री वाले भी फाइट कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी फाइट कर सकते हैं। CPWD ये जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पोस्ट है ये, तो इसमें आपको डिप्लोमा ही एलिजिबल है, यहाँ डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि ये आप लोग के लिए ही है सिर्फ पोस्ट, यहाँ मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यहाँ पे आप सिर्फ ये आप लोगों के लिए है, तो मेहनत करो और इस पर एक CPWD का पोस्ट ले जाओ। ये बहुत ही सम्मानीय पोस्ट भी है। अच्छा PWD में मतलब पैसा कमाते हो बहुत, ऐसा वाला बात हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बदनाम भी है ना, काला धन इसमें ज़्यादा हो। अब उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, पहले बता दिया हूँ क्या है मिलिट्री इंजीनियरिंग। यहाँ एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए और डिग्री वालों के लिए तो ठीक है, तो अगर डिग्री हो गई तो कोई बात नहीं, डिग्री वाले ही यहाँ पे कर सकते हैं, बट डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं। पहला इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, पर डिप्लोमा के साथ साथ आपको 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? प्लानिंग में। कोई भी कंपनी जो प्लानिंग करती है, एग्जीक्यूशन करती है, ठीक है, एग्जीक्यूशन या फिर मेंटेनेंस इन सिविल वर्क। ठीक है, तो या तो आपका डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ये डिग्री नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, मिलिट्री इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, बट आपको 2 साल का क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस। किसमें? आपको प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस और इन सिविल वर्क, ये 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कहाँ से कर सकते हो? किसी भी प्राइवेट कंपनी या कहीं पे भी जहाँ पे कुछ काम होते हैं वहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद ये आप SSC पे ऑप्ट करोगे तो हो जाएगा। डिप्लोमा के बाद तुरंत आप जॉब पे लग जाओगे, 2 साल खत्म हुआ तो आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो MES में आपका सिलेक्शन के लिए ये चाहिए, ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। उसके बाद आता है आपका फरक्का बैरेज वाला, ठीक है, फरक्का में यहाँ पे भी चांदी है आप लोगों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वालों को लेगा ये, ठीक है, उसके अलावा और अलाउ नहीं है, डिग्री वाले अलाउ नहीं। मतलब
आपका ये पूरा प्योर वाला, ये पूरा प्योर, ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग से चलो इसमें तो दोनों मिलके कर सकते हो, यहाँ पे आपको 2 साल का करना है। अब बात करते हैं BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO की बात करते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यहाँ पे भी जो क्राइटेरिया है वो यही वाला होगा। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मतलब ये डिफेंस का है, ये भी डिफेंस का है, ठीक है। तो इसी का सेम एज इट इज MES की तरह होगा। किसके तरह? MES की तरह, ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरह इसका होगा। उसके बाद है आपका सेंट्रल वाटर, ठीक है, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च। ये भी सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए है, ठीक है। इसमें कोई भी फाइट नहीं करेगा डिग्री वाला, ठीक है। बट डिप्लोमा प्लस डिग्री है तो आप डिग्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और डिप्लोमा वाले तो डिप्लोमा के रहोगे तो सिर्फ, लेकिन इसको डिग्री सिर्फ किया है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता। दैट मीन्स प्योर वाला ये सिर्फ आपको लोग के लिए CPWD और फर्क का, ये तीनों जो है सिर्फ आप लोग के लिए, जो डिप्लोमा कर चुके हैं उनके लिए, और जो सिर्फ डिग्री किए हैं उनके लिए नहीं है। अगर डिग्री प्लस डिप्लोमा है तो दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ये भी इस तरीके से होगा। किस तरीके से? पहला तो आपका डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा, और दूसरा आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों होना चाहिए, एक साथ होगा तभी, डिग्री होगा तो ठीक है, या फिर ये दोनों एक साथ होना चाहिए, डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये सारा बात हो गया। मतलब फ़ायदा हो गया ये कि अगर डिप्लोमा हो तो आपके लिए CPWD प्योरली, इसमें डिग्री वाले फाइट नहीं कर सकते, इसमें फाइट नहीं कर सकते, और इसमें फाइट नहीं कर सकते। बाकी जगह पे यहाँ पे आप दोनों में फाइट कर सकते हो, ठीक है। BRO में भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो, बट उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये बातें इतनी हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब बात करते हैं कि आगे जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है। मेन चीज़ वही आ गया, कैसे सिलेक्शन लेंगे। अब तो बातें हो गई सर पैसे की, ऑर्गेनाइजेशन की, कहाँ जॉब करना है ना, कौन कौन सा फील्ड है। चलो बात करते हैं अब। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको, सिलेक्शन के लिए प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। इसका क्या है? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या फिर सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें होता है, सबसे पहले होता है पेपर 1 ऑब्जेक्टिव, हर साल होता है पेपर 1 होता है। इसके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 ये रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, हर साल ये पेपर होता है, हर ईयर होता है। बट अभी के सिचुएशन में हमेशा ये होता था जून जुलाई के आसपास पे, बट अभी के सिचुएशन में कोरोना टाइम में कभी भी कैसे भी हो जा रहा है, कभी दिसंबर में हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और SSC वालों को तो जानते ही हो, कभी कुछ डिले हो गया है ना, तो थोड़ा मोड़ा डिले हो जाता है। बट हर साल नौकरी आती है और जॉब मिलते हैं, और अराउंड 1000 से लेके 1200 पोस्ट लगभग एवरेज इतना पोस्ट रहता है। इतना पोस्ट लगभग 1000 से 1200 मिनिमम इतना हर साल आ ही जाता है। तो आप लोग को मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग के लिए चार लोगों के लिए होता है। बट सबसे ज़्यादा सिविल के लिए पोस्ट आता है, सिविल के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट आता है, अराउंड 50% पोस्ट तो सिविल का ही रहता है। फिर मैकेनिकल का उसके बाद रहता है, मैकेनिकल में बहुत पोस्ट आते हैं। तो सिविल और मैकेनिकल के लिए लगभग 1000-1200 पोस्ट में 800 पोस्ट तो उन्हीं के रहते हैं, ठीक है, मैकेनिकल और सिविल के रहते हैं। तो काफ़ी पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। मेहनत करोगे आराम से हो जाएगा। कई बार ऐसा नहीं कि सिर्फ 1000-1200 आते हैं, लगभग 1500 से लेके कई बार 2000 तक भी चले जाते हैं पोस्ट, ठीक है, डिपेंड करता है। और कई बार गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आता है तो 500 पोस्ट ही निकाल देती है, ठीक है, या 370 पोस्ट ये
2017 में लगभग निकला था, शायद 2017 या 16 में, ठीक है। तो इतना कम पोस्ट निकला था यहाँ पे, बट जनरली इतना पोस्ट आता ही आता है हमेशा। और इतना कभी कभी जो है, कभी कभी कोई साल में बहुत अच्छा रहा तो 1500 से 2000 पोस्ट आ जाते हैं। तो पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत है, तो मेहनत कर सकते हो आराम से। तो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ, पेपर 1 अब कैसे सिलेक्शन लेना है। उसमें पहला पेपर होता है पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, ये कंप्यूटर बेस्ड रहता है, सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब आपको, ठीक है, कंप्यूटर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है कि 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको देखो ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, इसमें से आपको एक चुनना है कंप्यूटर से, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव का मतलब यही है, ठीक है, 4 ऑप्शन, अब आपको इसमें से एक सेलेक्ट करना है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 200, और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर, तो 200 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स रहेंगे कितने, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे 200, मतलब हर क्वेश्चन का 1 नंबर, और उसमें जो आपके हर क्वेश्चन में 1 नंबर, मतलब टोटल मार्क्स कितने हो गए 200, टोटल मार्क्स हो गए 200, ठीक। इसमें अब क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं। अब इसमें अगर गलती करोगे, अगर गलती करोगे तो निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए जो भी है सही करना। निगेटिव मार्किंग है वो है 0.25, हर एक गलत पे 0.25 कट जाएगा नंबर, हर एक गलत पे 0.25 कट जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लूँ, अगर किसी ने 100 गलत की, 100 सही किया और 100 गलत किया, 200 में 100 सही किया, 100 गलत किया, तो 100 नंबर तो उसके आ गए सही वाले, ठीक है। बट 100 नंबर गलत के कितने कट जाएंगे, 100 गुणित 100 में कितने कट जाएंगे, 1/4 कटेगा, मतलब कितना हो जाएगा 4, तो 25 नंबर कट जाएंगे माइनस, ठीक है। तो 25 नंबर कट के कितने हो जाएंगे, 75 नंबर आपके आएंगे, ठीक है। अगर आपने 100 सही किया और 100 गलत किया तो आपके 75 नंबर बनेंगे, क्योंकि 1/4 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो 100 गुणित, या फिर ऐसे लिख सकते हो 100 गुणित 0.25 आपके माइनस होंगे, ये माइनस होंगे, तो कितना हो जाएगा ये 25 नंबर माइनस हो जाएगा। तो यही है नेगेटिव मार्किंग, मतलब 0.25, ये किसका है 25 नंबर आपका घट जाएगा, अगर 100 सही है 100 गलत है तो टोटल आपके बन जाएंगे 75। तो ये स्कीम है, तो ध्यान देना, निगेटिव नहीं करना है। अब इसमें आता क्या क्या है, ठीक है, आता है इसमें पहला आता है, पहला पार्ट जो आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। क्या क्या आता है बता दे रहा हूँ। पहला आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आता है आपका 50 क्वेश्चन आता है, 50 नंबर का, ठीक है। अब ये बहुत आसान है, बहुत, मतलब इसमें लोग कम से कम ना 50 में कम से कम 40 से ऊपर तो लाते हैं, अगर अच्छे से तैयारी है तो, क्योंकि हर चीज़ रिपीटेड होता है और तरीके वही होते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारा का सारा, ये इसके चाची का मामा है तो उसका क्या लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग भी आते हैं। तो ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 50 क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, और हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। बहुत सारे हम लोग के स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी PWD में जॉब कर रहे हैं, और बहुत हर डिपार्टमेंट में पहुँचे हुए हैं, है ना, फरक्का में भी हैं, BRO में भी है, जो फ़ोन किया था बता रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग बहुत आसान है, और यहाँ जैसे पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, तो इसको तो कम से कम मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 40 से ऊपर नंबर तुम्हारा आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी पार्ट है। दूसरा पार्ट आएगा 50 क्वेश्चन, अब 150 बाकी हैं। दूसरा आता है जनरल अवेयरनेस,
जनरल अवेयरनेस में क्या आता है कि आपको जो दुनिया में क्या चल रहा है, करंट अफेयर हो गया, दुनिया में न्यूज़ का कुछ चीज़, साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़, या फिर डिफेंस से रिलेटेड कुछ चीज़, तो ये सारा जनरल नॉलेज है, समझ लो जनरल। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आ जाएगा, ठीक है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जो है आपका सारा का सारा ऐड ऑन होते जाएगा, और करंट अफेयर जो भी चलेगा, तो ये सारे इसके सिलेबस मिल जाएंगे आपको वेबसाइट पे। इसको तो हम लोग आपको इसका सिलेबस पूरा प्रोवाइड करा देंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो क्या क्या इसके अंदर सिलेबस है और क्या क्या है ये मैं बिल्कुल दे दूंगा। तो जनरल अवेयरनेस में ये सारे के सारे आते हैं, तो इसके लिए केवल रटना है अच्छे से। जो मेहनत कर सकता है, पढ़ सकता है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, पता है तो लगाओगे और नहीं पता है तो नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव है, ठीक। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें भी कितने हैं आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे, तो मतलब 100 नंबर तो यही हो गया। नॉन टेक्निकल पार्ट है आपका, टेक्निकल नहीं है, ना तो सिविल है ना मैकेनिकल है, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है वो है आपका जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग का मतलब ये मत समझना कि सब इंजीनियरिंग पढ़ना है, इसमें जो भी, अगर आप मैकेनिकल लिए हो तो मैकेनिकल का ही इंजीनियरिंग दोगे, सिविल लिए हो तो सिर्फ सिविल का दोगे, तो ठीक है। मैकेनिकल या फिर आप अपन यहाँ पे हैं वो मैकेनिकल सिविल वाले हैं, तो जो भी देंगे वो मिक्स नहीं आएगा, मैकेनिकल का अलग 100 नंबर, सिविल का अलग 100 नंबर, तो ये 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेक्निकल पार्ट जो आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल मिला के बन जाएंगे आपके 200 नंबर के। और यहाँ से हम लोग ये जो करंट अफेयर है ये 50, इसमें आप 40 नंबर ले आओगे, और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर इसमें मैकेनिकल सिविल में पूरा का पूरा जो बताऊंगा और जो कर रहा हूँ अभी, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को टेक्निकल में, तो उस सब्जेक्ट से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका एसएससी में नहीं आया रहेगा और ना आने वाला है, मतलब पूरा का पूरा 100% आप पहुंच जाओगे, ठीक है। बता रहा हूँ, कट ऑफ भी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, बता रहा हूँ कट ऑफ कितना जा रहा है आज की डेट में। कट ऑफ बढ़ चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है, पहले कट ऑफ जाता था। तो ये हो गया 200 नंबर। अब बात करते हैं इसके बाद क्या। अब इसके बाद जो 200 नंबर में आपको जितने भी मार्क्स आएंगे वो उसके थ्रू पेपर 2 होगा। तो पहले तो इसमें इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट 200 नंबर का आएगा। तो 200 में अगर आपका, एक तो सबसे पहली बात कि इसमें पहली बात तो मिनिमम कट ऑफ के लिए आपको जनरल के लिए 30% लाना है, ठीक है। ओबीसी के लिए 25% लाना है, ठीक है, और वुमेन और ST/SC के लिए 20% लाना है, इतना लाना है। बट वो कोई मायने नहीं रखता है, उतना तो आ ही जाता है। उसके अलावा कट ऑफ जो है जनरली अबाउट अभी सिविल का, चलो सिविल का मान लेता हूँ सिविल का अलग जाएगा, मैकेनिकल का अलग जाता है। अप्रॉक्सीमेट कम से कम मैकेनिकल वालों को, जनरल वालों का बात कर रहा हूँ, 140 के अराउंड 130 to 140 के आसपास आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके कट ऑफ क्लियर हो रहा है अभी के डेट का। और ये कट ऑफ वेरी करता है पोस्ट के हिसाब से। अब भाई 300 पोस्ट आ गया तो ये कट ऑफ चला, ये 150 भी जा सकता है, 150 जा सकता है। लेकिन यहीं पे अगर 1500 पोस्ट आ गया तो 130 आ सकता है, 130 से कम भी हो सकता है। तो डिपेंड किस पे करता है, कट ऑफ पोस्ट पे, ठीक है। तो कितना पोस्ट है, अब ये SSC वाले लोग पोस्ट बताते नहीं हैं, पहले तो पोस्ट इन लोग तब बताते हैं जब एग्ज़ाम वगैरह हो जाता है उसके बाद। लेकिन जनरली 1000-1500 पोस्ट मानो, और इतना तो मान के चलो मैकेनिकल वाले, और इनका मानो थोड़ा सा कम कर लो, 120 के अराउंड फ्लक्चुएट होते रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो थोड़ा इनका कट ऑफ भी आगे पीछे कम भी होता रहता है। 120 के अराउंड मान के चलो, नियर अराउंड ऊपर हो जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो आसपास फ्लक्चुएट होता है। तो 200 में आपको इतना सोचना है। तो ये वाले पार्ट में तो आप 40 मार्क्स आराम से ला सकते हो। जनरल, इसमें जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल सिविल में कहीं नहीं गया 70 नंबर, अगर ध्यान से करोगे तो मिनिमम बता रहा हूँ 70 से 90 ला सकते हो इंजीनियरिंग में, और इतना आसान होता है। और बहुत ही, जो यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा उससे बाहर तो आना ही आना नहीं है, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। 70 से 90 कुछ नंबर ला सकते हो। यहीं पे देखो, अगर मिनिमम ला रहे हो 70,
और ये 35 to 40 ला सकते हो, तो इसका कम भी ले लोगे तो 105 नंबर तो आपका यही हो रहा है, ठीक है, 105 तो यही हो रहा है। लेकिन इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा मैकेनिकल के लिए, अगर कम पोस्ट आ रहे हैं तो। अब जो भी खींचना है वो मेहनत यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा करंट अफेयर, न्यूज़ पढ़ते रहो, डेली मैगजीन पढ़ो, तो वो सारी चीज़ें जो है कवर अप कहाँ पे होंगी, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ला सकते हो कितना, लगभग मान के चलो अराउंड कम से कम 25 भी ले आओगे, 25 भी ले आओगे, या फिर 25 से 30 लाओगे, तब भी आप कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो। बट बात कट ऑफ की नहीं है, यहाँ पे कट ऑफ की नहीं है, यहाँ बात आपको नंबर मैक्सिमम लाना है। क्यों लाना है मैं बता रहा हूँ, क्यों लाना है, क्योंकि जो पेपर 2 होगा, पहले तो कट ऑफ क्रॉस करोगे, फिर उसके बाद क्या होगा, पेपर 2। अब ये जो 120 है ये सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ ना, जनरल रैंक, जनरल वालों के लिए। अब इसमें क्या है कि 5 नंबर कम कर दो ओबीसी के लिए, है ना, और एसटी एससी के लिए 10 नंबर कम कर दो, ठीक है। तो 105, 100 मतलब 105 तक के आसपास मान के चलो एसटी एससी, ठीक। तो इतना लाना है, लगभग 50%, 51% लगभग आपको मार्क्स लाने हैं एसटी एससी के लिए, और इसके लिए लगभग 60%। तो ये बातें हो गई हमारा पेपर 1 का। अब इसमें कट ऑफ क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल होगा पेपर 2 के लिए। अगर पहला पेपर क्लियर हो गया, फिर आप पेपर 2 पे आओगे, फिर पेपर 2 पे आएगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। जैसे आप सेमेस्टर अपना जो एग्ज़ाम्स देते हो, एग्ज़ाम्स देते हैं जो लिख के देते हैं हम लोग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना पड़ता है, तो कुछ क्वेश्चन आएंगे और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। इसको तो इसको क्या है कि सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कर लोगे तो आराम से इसको बस रट देना है तरीके से। लिमिटेड क्वेश्चन से पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप बहुत आसानी से यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो है पेपर 2 जो रहेगा आपका 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फुल्ली डिसाइडेड नहीं होते हैं, वो चेंज होते जाते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। बट ये भी होते हैं 2 आवर्स के। और पेपर 1 का भी, पेपर 1 का जो है पेपर 1 ये भी 200 क्वेश्चन जो है, ऐसा नहीं आसान है, 200 क्वेश्चन 2 घंटे में बहुत तेज करना पड़ता है, ठीक है, पेपर 1 के लिए भी। पेपर 2 के भी 200, ये कितने 2 घंटे के लिए है। बट अगर PWD हो, फिजिकली डिसेबल्ड हो, तो 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 2 घंटे का क्वेश्चन है, बट 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करने हैं पेपर 1 के लिए। तो सोचो कितना स्पीड चाहिए रहेगा, मतलब आया मतलब खट 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 लगाना है, ठीक है, तो वेट नहीं करना है। और ये आपका पेपर 1 हो गया। पेपर 2 में फिर इन दोनों का मार्क्स जो है ना, ये पेपर 2 जो है 300 मार्क्स का होता है, सॉरी, ठीक है, पेपर 2 जो है वो 300 मार्क्स का होता है, लेकिन 2 आवर्स का रहता है। इसको चेंज कर लो, 300 मार्क्स का। टोटल जो है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल 500 मार्क्स के हो गए, पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 के लिए तो छट जाएंगे बहुत लोग, कुछ ही लोग बचेंगे पेपर 2 के लिए। जो पेपर 2 देंगे उनका टोटल जो है 500 मार्क्स पे मेरिट लिस्ट बनेगा, इसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। और 500 मार्क्स मतलब पेपर 1 प्लस 2 पेपर 2, ठीक है, तो इसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। अब इस मेरिट लिस्ट के आधार पे क्या होगा, पोस्टिंग होगा आपका। ऊपर से जो आपको डिपार्टमेंट चाहिए उसको प्रेफरेंस मांगा जाएगा, तो पहला प्रेफरेंस अगर आप जो भी भरोगे उस हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई इसके बारे में, इसके पेपर के स्कीम के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, मेरिट लिस्ट तो समझ में आ गया, पोस्ट का भी पता चल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट सारा का सारा, एसएससी के बारे में पता चल गया कि ये है। अब मोटिवेशन ये है, इसका फ़ायदा क्या होगा इसको पढ़ने के बाद, इसका फ़ायदा ये होगा, देख लो क्या फ़ायदा होगा, 1 मिनट हो गया। देखो इसका फ़ायदा ये होगा, आप लोग को इसको पढ़ लोगे तो ये है टॉप का एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका पेपर 2 में क्या होता है, ठीक है, बता चुका हूँ पेपर 2 में क्या होता है। पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, क्वेश्चन आएंगे कुछ, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ फ्लूइड बोल दिया, ठीक है, व्हाट इज़ फ्लूइड बोल दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर,
5 नंबर का, चलो 5 मार्क्स, इसको लिखो, ठीक। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो सारे का सारा डिस्क्रिप्टिव रहता है, आपको लिखना है। फ्लूइड के बारे में लिखना है तो फ्लूइड लिखोगे, क्या है फ्लूइड, तो आपको डिस्क्रिप्टिव पे भी जाना पड़ेगा एसएससी के पेपर में। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है तो सिर्फ टिक टिक कर रहे हैं, वो पेपर 1 में, पेपर 2 के लिए आपको इस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो फ्लूइड का हो गया हमारा, ये जैसे क्वेश्चन आया था तो ऐसा लिख सकते हो 5 नंबर का, ठीक। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो टोटल 300 मार्क्स के हो जाएंगे। अब इन दोनों में मेरिट लिस्ट हो गया, ये एक तरीके। अब इसका फ़ायदा ये है, एसएससी के बारे में जान गए हम लोग जितना था। एसएससी बहुत ही टॉप का जॉब है, और ख़ास करके लिए डिप्लोमा के लिए तो ऊपर में एकदम लेवल पे है। और डिग्री वालों के लिए भी अगर ऐसा है कि अगर इसमें भी जाते हो तो उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके पहुंच सकते हो। बट जेई वाले भी प्रमोट कर सकते हैं आपको, डिप्लोमा वाले भी प्रमोट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है प्रमोशन में भी। और इसमें जो है ट्रांसफ़र भी नहीं होता है जनरली, क्योंकि जहाँ पोस्टिंग हो गया वहीं हो गया, तो खुद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या फ़ायदा होगा एसएससी पढ़ने का। क्या फ़ायदा होगा एसएससी पढ़ने का? फ़ायदा ये है कि आप इतना पढ़ लिए रहोगे कि इसको अदर जेई के कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो हैं, जूनियर इंजीनियर के अदर कंपटीशन एग्ज़ाम्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, आरआरबी जेई, ठीक है, रेलवे का, रेलवे, ठीक है, बहुत शानदार जॉब है रेलवे का, इसको भी फाइट कर सकते हो। इसके सारे के सारे इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। यहाँ पे आप अगर एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हो तो ये बाप है सबका। इसके बाद ये अपने आप, इसको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा कवर कर देगा आरआरबी जेई को, अगर इसकी आप तैयारी कर रहे हो तो। मतलब रेलवे का जूनियर इंजीनियर बनना, और सैलरी जो है लगभग इससे भी थोड़ी सी 5% 10% ज़्यादा ही मिलेगी रेलवे में, ठीक है। तो रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है, और फिर से आने वाला भी जेई का हुआ है एग्ज़ाम, अब दोबारा भी होने वाला है। तो आरआरबी जेई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब, अगर जिसको रेलवे में जाना है, ठीक है, वहाँ पे आप जा सकते हो। सर एग्ज़ाम के बारे में, इंटरव्यू मेडिकल भी हो? हाँ बिल्कुल। इसमें जो एसएससी के बारे में पहले बता देता हूँ कि एसएससी में आपका ना 1 साल का ट्रेनिंग होगा, 1 ईयर का। ये किसके लिए? एसएससी के लिए। एसएससी के लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम लेता है। ऐसा नहीं एग्ज़ाम ऐसी टाइम पास वाला एग्ज़ाम है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ट्रेनिंग में जो आएगा रहेगा वो पूछेगा, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग होता है और एग्ज़ाम होता है। इसमें कोई ज़्यादा मेडिकल वाला दिक्कत नहीं है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। आँख वाँख का यहाँ पे जो है थोड़ा सा, यहाँ पे मेडिकल भी होता है, यहाँ में आरआरबी जेई मेडिकल थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बट उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं। जिसका आँख में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पावर है, मान के चलो थोड़ा ज़्यादा पावर वाला है, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बट ये अलाउ कर रहा है ऑपरेशन, आँखों का अलाउ करता है, ऑपरेशन भी अलाउ करता है आँख का, है ना, अलाउड कर रहा है ये जेई। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेडिकल का उतना, ठीक है। हाँ, मैथ्स इंक्लूड, मतलब कि थोड़ा सा देखो, मैथ्स तो थोड़ा मोड़ा इसमें भी आ जाता है एसएससी जेई में, एकदम थोड़ा मोड़ा पार्ट, और जो पढ़ना ही है। मैथ्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्टीट्यूड रीजनिंग, एप्टीट्यूड की क्लास भी हमारे यहाँ होती है, एप्टीट्यूड रीजनिंग, तो मैथ्स का पार्ट आ जाता है 10th तक का, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी वाला पार्ट नहीं है। 50-40 नंबर का आता है उस पर आरआरबी में, ठीक है। बट बाकी सब चीज़ है, पूरा का पूरा इसको पढ़ लोगे एसएससी को तो ये कवर अप हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कवर अप हो जाता है, ठीक। तो ठीक है, फिर आरआरबी जेई। अब इसके बाद और कौन कौन से एग्जाम्स हैं? आरआरबी तो चलो, आरआरबी मतलब एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो इसके साथ में ये भी तैयारी हो गई आपकी, कितना फ़ायदा हुआ ना, ये भी निकल जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद कौन सा एग्जाम्स लोगे? फिर उसके बाद कोल इंडिया है ना, कोल इंडिया का। अब कोल इंडिया वाले जो हैं वो केवल डिप्लोमा को ही लेते हैं, है ना, एकदम 300 400 500 1000 पोस्ट निकाल देते हैं, कभी 600 से 700 पोस्ट तक। एक बार पिछले साल 2 साल पहले निकला था 1000 पोस्ट करीबन, ठीक है। इसमें डिप्लोमा वाले लोग को ही अलाउ करता है कोल इंडिया। और यहाँ पे
पूरा का पूरा सेम एसएससी का तैयारी किए हुए तो पूरा का पूरा कवर अप। 100 क्वेश्चन, इसमें भी 200 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 200 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 200 क्वेश्चन आते हैं और सेम पैटर्न, ठीक है। इसमें भी 100 टेक्निकल रहेंगे, 100 टेक्निकल, ठीक है। तो अभी आएगा कि नहीं आएगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर ये आया तो इसका जेई का, कोल इंडिया का सिर्फ डिप्लोमा वाले के लिए, डिग्री वाले फाइट नहीं करते हैं, डिग्री वाले से फाइट करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आरआरबी में पीएसयूज में डिप्लोमा वाले भी जॉब कर सकते हैं कि डिग्री वाले बस, ठीक है। पीएसयूज में जूनियर इंजीनियर का जॉब जो है कुछ पीएसयूज हैं जैसे कि कोल इंडिया हो गया, ये सिर्फ डिप्लोमा वाले जॉब कर सकते हैं जेई के लिए, ठीक है। और बाकी जो है आपका डिग्री वाले जो हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जाते हैं और अलग अलग टॉप पे जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले लेवल पे जाते हैं। तो आपको फाइट यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा वाले करोगे, तो सिर्फ डिप्लोमा किए हो मतलब आप तैयारी किए हो तो आप इस पे फाइट कर सकते हो, इस पे फाइट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे डिग्री वाले जाते हैं, यहाँ पे डिग्री वाले भी फाइट कर सकते हैं, तो यहाँ कंपटीशन रहेगा आरआरबी जेई में, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा वाले। उसके बाद हो गया RINL पब्लिक सेक्टर है ना, ये सब PSUs हैं। RINL जो है वो आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है ये गवर्नमेंट का ही है। ये कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो इस्पात निगम लिमिटेड समझ गया, भिलाई इस्पात है ना, स्टील वाला है सबका, है ना। कोल इंडिया का पोस्ट हर साल आता है, नहीं हर साल, अब तो कोल इंडिया ऐसा है कि भाई PSUs हैं तो वो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी तो है नहीं, है ना, वो तो गवर्नमेंट का काम लेती है कोल इंडिया, प्योर गवर्नमेंट ऐसा नहीं, तो पब्लिक सेक्टर है, चलो पब्लिक के लिए। तो वो क्या करती कि हर साल जरूरी नहीं कि निकाले, बट हाँ हर 2 साल से 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर में या 3 साल एट मैक्स पोस्ट निकालती रहती है, और वो हमेशा लगभग कंटिन्यूली आती रहती है। तो यहाँ पे आएगी भी तो इकट्ठा 2-3 साल लायक पोस्ट आएगी, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। तो RINL ये हो गया विशाखापट्टनम में, यहाँ भी आपका अच्छा खासा पोस्ट आता है, केवल डिप्लोमा वालों के लिए जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आता है। तो इसमें मैंने यहाँ पे भी देखा है, वैसे छोटे छोटे PSUs हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से जहाँ पे केवल डिप्लोमा वाले ही को अलाउ किया जाता है, तो टेंशन लेने का नहीं है। सेल में भी, सेल का एग्ज़ाम भी होगा, तो सेल में भी आपका क्या आता है, सेल का एग्ज़ाम होता है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहाँ पे BSP है, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, है ना, जो आपका कहाँ पे भिलाई में है, उस हिसाब से दुर्गापुर स्टील प्लांट हो गया, तो यहाँ पे भी डिप्लोमा वाले को लेते हैं, ठीक, फायदा है। तो तैयारी जो है, बेसिक तैयारी किसकी है, कुल मिला के तैयारी करो इसकी, ये सबका बाप है, ये टॉप पे है, टॉप लिस्ट पे है SSC JEE, ये अगर इसकी तैयारी कर ले रहे हो दैट मीन्स सबकी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो जिसको तैयारी करनी है और अच्छे पोस्ट पे जाना है, अचीव करना है जूनियर इंजीनियर, ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा करने के बाद भी आप डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं। मेरे कितने डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी डायरेक्टली आपका यहाँ पे SSC JEE में भी गए हैं, आपका यहाँ स्टिल BSP में भी गए हैं, ठीक है। ये RINL में कम से कम 4 लोग मेरे निकले थे यहाँ से। तो इस तरीके से इन चीज़ों में आप जा सकते हो डायरेक्ट। कोल इंडिया में भर के लोग गए थे, बहुत सारे सिलेक्शन हुआ था। और यहाँ अगर जिसका तैयारी है, देखो अब डिप्लोमा फाइटिंग आपके किसके बीच है, सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स के बीच। अगर तैयारी करोगे तो कैसे नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा, ठीक है। बट तैयारी सही होनी चाहिए और अच्छे से तैयारी करोगे और पक्का निकलेगा, और कोई चीज़ बहुत कठिन नहीं होती है, सब आसान है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया SSC JEE और जो सारे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में। अब बातें करते हैं जो हमारा मेन चीज़ है कि अब हम लोग कुछ दिनों के लिए पढ़ेंगे एक टेक्निकल सब्जेक्ट, सर CG व्यापम का भी, ठीक है। CG व्यापम में दोनों अलाउड हैं। CG व्यापम के अगर JEE आते हैं तो डिग्री वाले भी अलाउड हैं और डिप्लोमा वाले भी अलाउड हैं।
सर जेई आरआरबी जेई, देखो आरआरबी जेई का मैं धीरे से बता दूंगा बीच में। आरआरबी जेई का प्रोसेस यही है कि पेपर 1 बताया तो था, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, ठीक है। तो पेपर 1 में आप कट ऑफ क्रॉस करोगे, पेपर 1 में आपका टेक्निकल नहीं आएगा, पेपर 1 में टेक्निकल नहीं आएगा, पेपर 1 जो रहेगा आपका नॉन टेक रहेगा। पेपर 1 जो है आरआरबी जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए पेपर 1 जो है वो नॉन टेक रहेगा, ठीक है। नॉन टेक का मतलब है कि इसमें कुछ मैथ्स आ जाएंगे, मान लो 40 मैथ्स आ गए, मैथ्स इन द सेंस एप्टीट्यूड जो 10th तक रहेंगे, ठीक है। 30 नंबर रीजनिंग आ गए, है ना, जो एसएससी जेई में पढ़ोगे। उसके बाद बाकी जो है आपके 30 क्वेश्चन किस में आ गए, आपके 30 क्वेश्चन आपका जनरल जीके वगैरह आ गए, है ना, जर्नल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये तो एसएससी जेई में ख़त्म है यहाँ पे, ठीक है। 40 मैथ्स है जो कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है, जो कि होता है, ये पेपर 1 के लिए है, नॉन टेक पार्ट है, ठीक है। इसके बाद पेपर 2 जो रहेगा आपका, पेपर 2 जो रहेगा वो लगभग टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर आएगा, जैसे मैकेनिकल हो गया, फिर सिविल हो गया, तो ये सारे के सारे। असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन जाओगे डिप्लोमा से, है ना। अगर डिग्री किए हो तो डिग्री के बाद भी नहीं बन सकते असिस्टेंट प्रोफेसर, एमटेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, अगर एमटेक करे हो तो जाके अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हाँ, लेकिन अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर बनना है तो उसके लिए डिग्री होगी तो चल जाएगा, ठीक है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो आप लोग के कॉलेजेस हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो CGPSC से आए हुए हैं, तो अगर वो बनना है तो आपको लिए क्या करना पड़ेगा, डिग्री ही हासिल कर सकते हो, CGPSC एग्ज़ाम फाइट करो जो आएगा और अभी आने वाला है। तो अगर, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। डिप्लोमा अगर डायरेक्ट किए हो तो नहीं होगा, डिग्री है, अगर इसमें से किसी का भी डिग्री हासिल है तो लेक्चरर के लिए डिप्लोमा कॉलेजेस में वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब बात करते हैं एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो आपको मैकेनिकल सिविल में फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक मैकेनिक्स वो कॉमन है। कुछ टाइम बचा है तो उसमें देख लेते हैं 20-25 मिनट, फिर उसके बाद कल से कंटिन्यूटी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और मैं ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ आपको कि फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक मैकेनिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, उसमें से एक भी आज तक बाहर से नहीं आया रहेगा और आएगा। सारा का सारा क्वेश्चंस भी हम लोग यहीं करेंगे और यहीं पे देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्लास के अलावा कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितने क्वेश्चंस दूंगा लास्ट में, जब आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा, जो ये वर्कशॉप सेशन कंप्लीट होगा, उसके लास्ट में आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, हम लोग प्रोवाइड करा देंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और सिर्फ बेसिकली आज तक उतने ही क्वेश्चन आए हैं या फिर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, एक टेक्निकल का सब्जेक्ट्स। अब इस वर्कशॉप सेशन में हम लोग एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही करने वाले हैं और उसी पे बात करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट। तो अभी तो 54 लोग हैं, 53-54 लोग, बाकी लोग भी आओ और अच्छे से फ़ायदा उठाओ भाई इस वर्कशॉप का, है ना। तो आगे टेक्निकल सब्जेक्ट्स दिखने वाले हैं। अब देखो 100 नंबर का क्या आता है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स आता है 100 नंबर का, ठीक है। उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, ठीक है। 100 नंबर का तो तुम्हारा टेक्निकल आता है, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। वो है फ्लूइड मैकेनिक्स से हाइड्रोलिक मैकेनिक्स। इसको पढ़ने वाले हैं और इसलिए भी पढ़ने वाले हैं क्योंकि मैकेनिकल सिविल में एक ही है, सिलेबस हिसाब से भी वही आने वाला है और क्वेश्चंस भी एक ही तरीके से आते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मैकेनिक्स इसको पढ़ लेते हैं पहले, 1 मिनट। तो समझ गए होंगे कि एसएससी में एसएससी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, आज समझ में आ गया होगा सबको। तो मेहनत करो और एक अच्छे इंजीनियर बन जाओ भाई। अब डिप्लोमा भी किए हुए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत पोस्ट हैं, लोग जानते ही नहीं है,
कि क्या क्या पोस्ट है, आज बता दिया। तैयारी करना आपसे, मेहनत करना और वर्कशॉप का इसका फ़ायदा उठाना। ये जो एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स, इससे बाहर तो कहीं से आने ही वाला नहीं है। तो इतना तो समझ लो कि ये जो पढ़ोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देख लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनना समझना। कुछ चीज़ें जो है वो बेसिक्स आपको नहीं पता, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हमको मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, तो मैकेनिक्स तो पढ़े नहीं है। फोर्स क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़े नहीं। लेकिन जो बीच बीच में टर्म्स आएंगे उसको मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। तो देखो फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स को पहले मैं लिख देता हूं क्या है, उसके बाद देखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स इसको लिख लो, नोट्स बकायदा बढ़िया से बना लो। और क्वेश्चंस जब कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस हर दिन कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ को और अच्छे से मेहनत करो। जो पार्ट करा रहे हैं वो अपन अच्छे से करने वाले हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच, अच्छे से इसको समझा भी दूंगा, टेंशन मत लो। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of forces and its effect on fluid, ठीक है, on fluid। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का एक ब्रांच है जो क्या डील करता है, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन फ्लूइड, ठीक है। अब मान के चलो अगर बॉडी हो, अगर ये मान के चलो ये तुम्हारा एक बॉडी है, ये एक डस्टर है, ठीक है। अब ये तो सॉलिड है, फ्लूइड तो है नहीं, ठीक है। फ्लूइड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये तो एक सॉलिड है। अब सॉलिड पे फोर्स लगा लो, ये मान के चलो ये फोर्स लग गया, ये इस पर दबाव डाला, दाब है ये, है ना। ये प्रेशर डल रहा है इसके ऊपर, प्रेशर भी एक फोर्स ही है ना, फोर्स बाय एरिया। तो इस पे लग रहा है प्रेशर या फोर्स। तो इस फोर्स किस टाइप का फोर्स लग रहा है और इसके कारण इस बॉडी पे क्या चेंज आ रहा है। हो सकता है ये बढ़ जाए, हो सकता है ये दब जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसका स्टडी क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है, ठीक है। वही चीज़ क्या है, मैकेनिक्स। और किस बॉडी पे एक्ट करता है वही डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिक्स हो जाते हैं। अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड पे अगर एक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। लेकिन वो बॉडी कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। रिजिड मतलब जो दबने पे भी ना दबे, चेंज ना हो, जिसका वॉल्यूम चेंज ना हो, जिसका शेप चेंज ना हो, वो क्या कहलाता है, वो बॉडी क्या कहलाता है, वो रिजिड बॉडी कहलाता है। और रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना और इस फोर्स के कारण इस बॉडी के ऊपर जो भी इफेक्ट आएगा वो क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बस अगर सिर्फ बॉडी चेंज कर दूं, ये बॉडी को मैं फ्लूइड ले लूं, अगर ये बॉडी को मैं फ्लूइड ले लूं, पानी ये फ्लूइड है, अब इस बॉडी को मैं फ्लूइड ले लूं, तो इस फ्लूइड में अगर मैं इसमें फोर्स कुछ डाल रहा हूँ, ठीक है, या मैं इसको हिला दिया तो कुछ ना कुछ फोर्स तो एक्ट कर ही रहा होगा ऊपर से, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण, अगर इस फोर्स के कारण इसमें प्रेशर डाला है, कुछ भी डाला, ठीक है, इसको मान लो ऐसा दबाया अंदर, तो ये देखो दब रहा है, ठीक है। तो अंदर पानी भी दब रहा है, तो भाई इसके कारण एक फोर्स लग रहा है बाहर से। अब इस फोर्स के कारण पानी पे, इस लिक्विड पे या इस फ्लूइड पे क्या इफेक्ट आएगा, उसी का स्टडी क्या कहलाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। बॉडी होना चाहिए फ्लूइड। मैकेनिक्स के बारे में समझ गए, ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक। तो फ्लूइड अब बात कर लेते हैं, चलो फ्लूइड के बारे में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन फ्लूइड। फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। अब फ्लूइड है क्या सर, आप पूछोगे सर फ्लूइड है क्या, फ्लूइड क्या है, ठीक है। आप तो बता दिए, तो बात होगी मैकेनिक्स की। अगर कोई रिजिड बॉडी है तो वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अगर वो डिफॉर्मेबल बॉडी है तो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पढ़े होगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। अगर कोई फ्लूइड है तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बारे में बता दिया, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी, वो क्या कहलाता है, मैकेनिक्स। अब किसके ऊपर, फ्लूइड पर। अब फ्लूइड क्या है, फ्लूइड के बारे में चलो देख लेते हैं। अब ये फ्लूइड के ऊपर ही कम से कम 4-5 क्वेश्चन लगातार आते रहता है। फ्लूइड क्या है, क्यों है, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो एसएससी में जो है 80 to 90%
थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एसएससी में और पब्लिक सेक्टर में भी, ठीक है। 10 to 20% जो हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। तो थ्योरी समझना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी समझो, अब समझ भी नहीं रहे हो तो कम से कम रट लो यार, है ना, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिसको समझना है वो समझ जाएगा। बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लूइड को देख लो, फ्लूइड क्या है? फ्लूइड, बात हो गई फ्लूइड मैकेनिक्स की। अब बात करते हैं है क्या फ्लूइड। फ्लूइड इज द, कोई भी ऐसा बॉडी, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट हैज द एबिलिटी टू फ्लो, जो फ्लो करने का क्षमता रखता है, दैट हैज द एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है। पहला पॉइंट है कि एबिलिटी टू फ्लो, मतलब जो फ्लो कर सकता है, फ्लो कर सकता है, ठीक है। पानी है वो फ्लो कर रहा है, मतलब फ्लूइड है। लिक्विड मतलब फ्लूइड, जो भी फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड है। अब बोलोगे कि सर हवा भी तो फ्लो करता है, तो फ्लूइड है, ठीक है। जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड है, लेकिन कंडीशन क्या है? दैट हैज द एबिलिटी टू फ्लो। कंडीशन ये है कि अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। अब मैं बताते जाऊंगा क्या है अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। अब ये शियर स्ट्रेस कैसा होना चाहिए? कितना भी छोटा हो, कितना भी, मात्र एकदम मिनिमम भी होगा तब भी वो फ्लो कर जाएगा। अब शियर स्ट्रेस के बारे में बता रहा हूं, रुक जाओ। शियर स्ट्रेस, हाउ एवर स्मॉल मे बी, ठीक है। शियर स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे ये बॉडी है, ठीक है, अब यहाँ पे है, अब ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान के चलो ऊपर का, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ फोर्स लगाया, अब इस फोर्स के कारण क्या होगा कि नीचे को मैं पकड़ के रखा हूँ, तो इसके कारण क्या होगा, ऊपर का स्लिप होगा, ऊपर का पोर्शन क्या होगा, स्लिप। तो जो स्लिप होता है, स्लिपिंग प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, शियर। स्लिप हुआ मतलब दैट इज शियर, जो स्लिप होगा वो शियर होगा। तो शियर वही है, स्ट्रेस का मतलब होता है, स्ट्रेस इज द रेजिस्टिंग फोर्स। अब रेजिस्टिंग फोर्स के बारे में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ोगे, रेजिस्टिंग फोर्स बाय एरिया। ये क्या है? ये है स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का मतलब कौन सा फोर्स होना चाहिए? शियर फोर्स। शियर स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, कौन सा फोर्स होना चाहिए? शियर फोर्स। ये शियर स्ट्रेस का मतलब है, मतलब शियर फोर्स बाय एरिया, शियर स्ट्रेस है। इसको कैसे शो करते हैं हम लोग? टाउ से शो करते हैं, ठीक है। टाउ से शो करते हैं शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स बाय एरिया। तो ये बात हो गई शियर स्ट्रेस की। अब क्या है कि कुछ भी शियर फोर्स से शियर स्ट्रेस वही है, फोर्स को। अगर ये फ्लूइड है, पानी, अगर ये पानी रहता, अब पानी के ऊपर आप थोड़ा सा हल्का सा भी धक्का, नॉमिनल सा भी, अगर रेस्ट पे है, रेस्ट पे, अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो तो रेस्ट पे है, वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी एबिलिटी तो है ना फ्लो करने की, कब फ्लो करने की एबिलिटी होगी? जब उस पर थोड़ा सा भी धक्का पड़ेगा, मतलब ऊपर से थोड़ा सा भी शियर पड़ेगा, मतलब वो स्लिप कंडीशन। फ्लूइड की लेयर बाय लेयर स्लिप होती है, एक लेयर दूसरी लेयर पर स्लिप होते जाती है, इसीलिए वो क्या आता है वहाँ पे, शियर स्ट्रेस आता है, ठीक है। इसीलिए क्या आता है, शियर स्ट्रेस आता है। शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर फोर्स बाय एरिया। तो एबिलिटी टू फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस इज हाउ एवर स्मॉल में बी का मतलब है कितना भी छोटा हो शियर स्ट्रेस, बॉडी फ्लो कर जाएगी, वही क्या कहलाती है, आपकी फ्लूइड कहलाती है। पहला कंडीशन। दूसरा ये है कि ऐसी सब्सटेंस जो किसी भी चीज में अगर डालोगे तो शेप ले लेगी। अगर इस बॉटल में पानी डाला तो इस बॉटल का शेप ले लिया, कंटेनर का, ठीक है। अगर मैं इस पानी को कहीं और डालूं, किसी और कंटेनर में डालूं, तो उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा, ठीक है। तो ये कंटेनर या वेसल्स का शेप ले लेता है, ऐसा सब्सटेंस जो शेप ले लेगा। तो ये ऐसा मत समझो कि ये जो पढ़ा रहा हूं ये क्या है, ये वन क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी का एक क्वेश्चन, ठीक, ये पढ़ा दिया, मतलब ये एबिलिटी टू फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ ये शियर स्ट्रेस, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है फ्लूइड क्या होता है। दूसरा पॉइंट ये है
कि वो किसी भी कंटेनर का शेप ले सकता है। ठीक है, कैसे ले लेगा बता चुका। ठीक है, कन्फर्म्स टू शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल, इसको लिख सकते हैं अपन कन्फर्म्स टू शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल। ठीक है, ये एसएससी का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा आएगा। अब मैं पूरा क्वेश्चन का तुमको डेमो सब बताऊंगा। फ्लूइड इज पूछ देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसा पूछेगा। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन एसएससी के लिए। ठीक, तो जो शेप को जैसा वेसल है वैसी ले ले, वो क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। और ये शियर स्ट्रेस के बारे में हो गया। और तीसरा चीज है वो डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली, डिफॉर्म का मतलब होता है कि चेंज होना, जैसे कि बॉडी के शेप में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको दबा रहा हूं तो ये दब के अगर चपटा हो गया, पतला हो गया, तो वो क्या कहला रहा है, वो शेप चेंज हुआ, मतलब डिफॉर्म हुआ, वो कम हो गया उसका शेप, है ना, डिफॉर्मेशन हुआ। अगर मैं खींच रहा हूं तो लंबा हो गया, तो वो डिफॉर्म हो गया। तो डिफॉर्म का मतलब यही होता है कि चेंज हो जाता है शेप का। तो कंटिन्यूसली जो है आपका डिफॉर्म होता जाएगा, वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, फ्लूइड। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो क्या है, वो आपका फ्लूइड है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन है फ्लूइड के बारे में। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से निकल के आ जाते हैं, एसएससी में पूछता है, बहुत पूछा है। ठीक है, तो एसएससी ही नहीं है, पब्लिक सेक्टर्स में भी पूछते हैं। तो फ्लूइड के बारे में पूरा क्लियर तुमको पता होना चाहिए, ऐसा फ्लूइड होता है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि कहानी इसका थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट कर लेता हूँ। हो गया, लिख लिया, तो इसको लिख लो जल्दी से। ठीक है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेके रख लिया करो अगर होता है इस पे, तो एप्लीकेशन मुझे नहीं मालूम। स्क्रीनशॉट होता है, देख लो, साइड हो जा रहा हूं, देख लो, लिखो, लिख लिए। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट हो रहा है, एक बार खींच लो, है ना। और या नोट्स रखे हो तो उसको बनाते रहो जल्दी जल्दी। ठीक है, हो रहा है ना, यस यस, वेरी गुड। ठीक, तो उसके बाद हम लोग चलो टॉपिक आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्लूइड के बारे में कहानी सुन लिए, क्या है क्या नहीं है। हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया कि ये 3 क्वेश्चन यहीं से जनरेट हो जाएंगे फ्लूइड के बारे में। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। पूछ लेगा कि फ्लूइड इज एबिलिटी, हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आए कि फ्लूइड इज लिखेगा, ये तीनों ऑप्शन में रहे और डी ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको क्या मारना है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये होता है फ्लूइड। तो फ्लूइड आज समझ गया। अब फ्लूइड क्या क्या है, अब ऐसे कौन कौन से हैं जो तीनों को एप्लीकेबल है फ्लूइड में। तीनों एप्लीकेबल क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। तो 2 चीज एप्लीकेबल, सॉलिड नहीं फॉलो करता है, सॉलिड फ्लो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। दैट मीन्स सिर्फ लिक्विड और गैस, ये दोनों जो हैं फ्लूइड कहलाते हैं। तो आज तक अगर सोच रहे होगे कि फ्लूइड लिक्विड ही है, बहुत लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, तो वो गलत हैं। गैस भी लिक्विड फ्लूइड आता है, फ्लूइड गैस को भी बोलते हैं। जो भी फ्लो हो सकता है या ये इस 3 कंडीशन को फुलफिल कर सकता है, वो क्या कहलाता है, फ्लूइड। ठीक है, तो वो गैस भी करता है। एयर भी फ्लूइड है। ठीक है, एयर भी फ्लूइड है। ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब फ्लूइड का कहानी कैसे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, सब पता चलते जाएगा। अब बहुत मज़ा आने वाला है। और इसके बाद इसको फ्लूइड मैकेनिक्स का पढ़ने के बाद मुझे मैसेज कर सकते हो, सर वो अपना स्टेट, धीरे धीरे सब बताऊंगा, वेट करो, हर चीज़ को सब क्लियर होगा, है ना।
तो लिक्विड देखो लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो तो क्या है कि जब सॉलिड रहेगा तो वो उस टाइम पे वो क्या फ्लूइड नहीं कहलाएगा, जब आइस रहेगा तो, है ना, पानी है जैसे, क्योंकि वो उस चीज़ को फॉलो करेगा ही नहीं, किस चीज़ को, फ्लो कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड है एट ए टाइम पे। तो जब सॉलिड होगा तब वो फ्लूइड नहीं कहलाएगा, और रेस्ट पे होगा तब भी वो कई चीज़ फॉलो नहीं करता है। फ्लूइड खुद एक पानी रेस्ट पे है तो बहुत सारी चीज़ें फॉलो नहीं करता है, वो देखते जाते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे सारा का सारा चीज़। धैर्य रखो, मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि आप लोगों से हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए एसएससी का। अगर मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो अगर नहीं बनेगा तो मुझे मैसेज करना कि सर आप पढ़ाए हो ऐसा नहीं बन रहा है, और तो मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर नहीं बन रहा है दैट मीन्स की दिक्कत है मुझ में, आप में नहीं, ठीक है। बनेगा और 100% बनेगा। आज तक जितना एसएससी का क्वेश्चन आया है वो भी, और जो आने वाला है वो भी, ठीक है। तो लिक्विड और गैस के बारे में बात हो गई, फ्लूइड हो गया जो तीनों को फुलफिल कर रहा है। लिक्विड अगर सॉलिड है, सॉलिड के फॉर्म में जैसे कि बर्फ हो गया, तब वो उस टाइम पे वो फ्लूइड का काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो पिघल जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका लिक्विड। अब जैसे ड्राई आइस के बारे में अगर बोल रहे हो तो जैसे ड्राई आइस बोलते हैं तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोलते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो फ्लूइड कहलाता है, ठीक। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। देखो अब ये मान के चलो एक प्लेट है, क्या है ये, कोई प्लेट है जो स्टैटिक नेचर का है, मतलब ये रेस्ट पे एक प्लेट रखा हुआ है, एक प्लेट है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या कर रहा हूं मैं, इसके ऊपर पानी रे पानी तेरा, ठीक है, पानी बह रहा है, ठीक, पानी बहा दो। अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखो, इसको मैं इधर भेज रहा हूं, ठीक है। मैंने इनिशियली क्या किया कि इसको कैपिटल यू वेलोसिटी से पानी को प्लेट के ऊपर वो कर दिया, ठीक है, फोर्सली इसको कर दिया। तो कैपिटल यू जो है इसका वेलोसिटी मान के चलो, टॉप पे इसका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं, जिसको फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। इनिशियली मैंने इसको इससे आपको पानी को बहा दिया था, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि पानी जो है लेयर बाय लेयर होता है ना, पानी का एक लेयर होगा, दूसरा लेयर होगा, तीसरा लेयर होगा, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर। यहाँ पे जहाँ प्लेट स्टेबल है, यहाँ पे आके पानी, अगर इतना पानी भरा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा पानी रहेगा तो आके चिपक जाएगा ना सरफेस से, तो वो रेस्ट पे आ जाएगा तुरंत। तो इस जगह पे 0 रहेगा इसका वेलोसिटी, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ये वाला जो लेयर है इतना वेलोसिटी दे रहा है मान, ठीक है। इसको रुक जाओ, ये वाला लेयर जो है इतना वेलोसिटी दे रहा है। इसके थोड़ा ऊपर गए, चलो इसको मान लेते हैं वाई डायरेक्शन है आपका, वाई डायरेक्शन, ऊपर वाई डायरेक्शन, इधर एक्स डायरेक्शन, ठीक। अब वाई डायरेक्शन में अब देखो ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर जाते जाओगे तो एक लेयर, इस लेयर में 0, जहाँ पे प्लेट है वहाँ पे 0, ठीक है, ठीक, यहाँ पे 0, और उसके ऊपर गए थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी, एक लेयर दूसरे लेयर का ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा वेलोसिटी, इसके ऊपर गए थोड़ा और ज़्यादा वेलोसिटी, इसका ऊपर वाला लेयर का थोड़ा सा ज़्यादा उससे तेज़ है, इसके ऊपर वाला का थोड़ा तेज़ है, इसके ऊपर का थोड़ा तेज़ है। जैसे नदी होता है, नदी नीचे स्टेबल रहता है, फिर नदी के ऊपर 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 बहाव, और एकदम टॉप लेयर बहुत ज़्यादा बहते रहता है, पानी बहते रहता है, ठीक है, नदिया के पार, है ना। तो ये तभी तो नाव बह पाता है, नाव को सपोर्ट मिलता है स्ट्रीम वेलोसिटी से, ऊपर वाला स्ट्रीम वेलोसिटी, इसलिए हम लोग फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बोलते हैं ना, फ्रीली जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं ऊपर वाले को फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो ये जो है यहाँ टॉप पे दैट इज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके सपोर्ट से ही भाई नाव चलता है। अब टॉप फ्री स्ट्रीम, इसलिए वो फ्री है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एयर है, फ्री है, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं है किसी लेयर का, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो ये क्या है, कैसा बनाता है ये, इस तरीके से ये फ्लूइड जो है जनरली इस तरीके से कर्व बनाता है, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पे वेलोसिटी इसका छोटा du, यहाँ पे वेलोसिटी छोटा du, और यहाँ से यहाँ तक आप मान लो dy, और ये ऊपर का तो y है, ठीक है,
ये डिस्टेंस यहाँ तक y, तो ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? तो टॉप वाला जो देगा आपका वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी देगा। ठीक है, क्योंकि वो लेयर फ्री स्ट्रीम है, एयर से ऊपर है, तो एक लेयर एक लेयर एक लेयर इस तरीके से। यहाँ पे एकदम जीरो, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो देखिए भी होगी नदी नीचे नीचे जाओगे, नीचे एकदम स्टेबल रहेगा, वहाँ का चीज़ नीचे स्टेबल रहेगा, और ऊपर जाते जाओगे तो वो फ्लो होते जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कर्व बनते जाता है। तो ये फॉलो करता है इस तरीके का कर्व को। ठीक, अब फ्लूइड की बात कर रहा था, और फ्लूइड है ये, और इस तरीके से फॉलो कर रहा है। तो ये इस टाइप का जो फॉलो करता है वो कैसा फ्लूइड है? दैट इज रियल फ्लूइड। ठीक है, ये कैसा फ्लूइड है? रियल फ्लूइड है। ठीक, जो इस तरीके को फॉलो करता है। अब बात करते हैं फ्लूइड के ऊपर। न्यूटन ने न्यूटोनियन फ्लूइड एक होता है, दो प्रकार के फ्लूइड कह सकते हो। ठीक है, एक तो अगर डिफाइन करेंगे तो एक रियल फ्लूइड और एक आइडियल फ्लूइड, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखो ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम, ये ज़्यादा है, फिर ये। ऐसा क्या रीज़न है कि ये ऊपर वाला बढ़ रहा है लेकिन नीचे वाला कम क्यों है? ऐसा क्या, कुछ तो रोक रहा होगा, नीचे कुछ तो रोक रहा होगा। और वही प्रॉपर्टी फ्लूइड की जो जिसको रेजिस्ट कर रहा है बहने से, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? विस्कोसिटी। ठीक है, दैट इज विस्कोसिटी। जो बहने से उसको रोकता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी। और ये किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी दैट मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है किसी भी फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेंगे, क्या है, अपन विस्कोसिटी भी पढ़ेंगे। चलो आगे देख लेते हैं। तो अब देखो न्यूटोनियन फ्लूइड, अब दो प्रकार का फ्लूइड बात कर ले रहा हूं। एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन। जो न्यूटोनियन रहा वो न्यूटोनियन के बारे में पढ़ लेते हैं, अगर जो नहीं रहेगा वो नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड में ये क्या कहते हैं कि आपका जो शियर स्ट्रेस रहेगा, ठीक है, शियर स्ट्रेस रहेगा, दैट इज शियर स्ट्रेस, ये है ना, शियर स्ट्रेस रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, और ये क्या है? ये दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। या फिर डी थीटा बाय डी टी, ये क्या है आपका? शियर डिफॉर्मेशन। दैट इज शियर स्ट्रेस के कारण जो भी डिफॉर्मेशन आएगा दैट इज शियर डिफॉर्मेशन। ठीक है, शियर स्ट्रेस के कारण जो भी आएगा वो। तो ये वाला एक फॉर्मूला जनरेट होता है और एक ये वाला। अब मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से। डी यू बाई डी आई क्या है? डी वाई क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। यही डी यू बाय डी वाई, ये डी यू बाय डी वाई। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है? मान के चलो अगर लीनियर है, ऐसा माना जाता है, न्यूटोनियन कह रहा है कि ये वाला जो कर्व ना बना के एक लीनियर है, लीनियर प्रोफाइल अगर देगा डी यू बाई डी वाई, किसके रिस्पेक्ट में? टाउ इधर मान लो और इधर क्या है आपका? डी यू बाय डी वाई। तो लीनियर प्रोफाइल देगा तो न्यूटोनियन फ्लूइड, दैट इज न्यूटोनियन फ्लूइड। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी यू बाई डी वाई। ठीक है, चलो मैं स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर लिख लेना जो भी है ना, इसको मैं मिटाते जा रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा था? जैसे कि पानी बह रहा था, है ना, तो ये लीनियर प्रोफाइल मान लो बनाया, तो यहाँ पे जो थीटा है ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते जाएगा। ऐसा ऊपर बह रहा है ना, ये जाते जा रहा है, दैट इज थीटा क्या है आपका? डी थीटा जो है, डी थीटा है, ये चेंज होते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम, टाइम के साथ। टी इज योर टाइम, दिस इज द टाइम, चेंज इन टाइम। टाइम के साथ थीटा बढ़ते जा रहा है, टाइम के साथ थीटा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जितना आप अप्लाई कर रहे हो वो आ रहा है। तो ये दिस इज योर शियर रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है? देखो टाउ इज, अब प्रोपोर्शनल को हटाना है अपने को क्या करना है? प्रोपोर्शनल को हटाना है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ, अब इसको इक्वल करने के लिए अपने को क्या करना है? कुछ ना कुछ कांस्टेंट चाहिए।
तो दैट इज म्यू डी यू बाय डी वाई, ये आपका आता है। और म्यू जो है दैट इज म्यू इज विस्कोसिटी ही बोलते हैं हम लोग उसको, या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी बोल सकते हैं, या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और विस्कोसिटी के बारे में बता रहा हूं। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जिसके कारण क्या होगा कि रेजिस्टेंस टू द फ्लो, ठीक है, रेजिस्टेंस करने पे फ्लो होता है। तो ये देखो म्यू हो गया। उसी तरीके से यहां पे भी लिख सकते हो टाउ इज इक्वल टू द म्यू डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज नहीं होता है, ये वाला आपको कई बार बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जनरली यूज होता है। बट ये मान लो कि ये जो है वो शियर डिफॉर्मेशन होता है और कई बार वेलोसिटी ग्रेडियंट ले लेते हैं, बट इसको याद रखना है। ठीक है, यू हैव टू नो दिस, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये होता है, क्योंकि इसी पे ही क्वेश्चन बनता है एक एसएससी का, दैट इज शियर स्ट्रेसेस डायरेक्टली व्हाट इज न्यूटोनियन फ्लूइड। पहला एक क्वेश्चन बन गया व्हाट इज न्यूटोनियन फ्लूइड, तो डायरेक्टली शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। ये किस फॉर्मूले से इससे आ रहा है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं पूछ रहा है, वो वहां से पूछ रहा है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये बन गया, मतलब रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। हम लोग क्वेश्चन करेंगे और मैं क्वेश्चन का आपको वो दे दूंगा, पीडीएफ फाइल दे दूंगा लास्ट में, आप लोग उसको देख लेना, हर एक चीज ये आएगा। ठीक है, तो अभी पढ़ा रहा हूं आपको, समझा रहा हूं क्या हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, एक क्वेश्चन यहां से आ गया और एक क्वेश्चन यहां से आ गया। यहां से देखो एक क्वेश्चन वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसको लिख लो। अब म्यू क्या होता है, म्यू के बारे में आप पढ़ते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ, लिख, अब इसको देख लेते हैं, पहले लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो साइड हट गया हूं, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट या फिर लिख लिया सबने, चैट पे लिखो। ठीक है, ओके, वेरी गुड, चलो ठीक है, मजा आ रहा है ना, धीरे धीरे बहुत मजा आने वाला है, बहुत बहुत एक से एक चीज फ्लूइड में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत आगे चल के हम लोग को एक से एक प्रैक्टिकल चीजें सीखने मिलेंगी और बहुत मजा आने वाला है। इसको देख लो अच्छे से और एक एक क्वेश्चन बनेगा तुमसे। ठीक है, यहां हो गया, चलो बस अब ये विस्कोसिटी के बारे में बता दे रहा हूँ, फिर क्लास का आज एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट में अपन पढ़ने वाले हैं। अरे एक मिनट रुको, मेरा पैर फंस गया है वायर। चलो ठीक है, छोड़ो। तो विस्कोसिटी क्या है पहले देख लेते हैं। विस्कोसिटी देखो एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या हो रहा है। विस्कोसिटी क्या हो गया, विस्कोसिटी इज द, विस्कोसिटी इसको लिख लो, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय virtue of which it offers resistance, by virtue of which it offers resistance to shear। shear का मतलब मैं क्या बोला था, स्लिप होने को रोकेगा, स्लिपिंग, shearing मीन्स स्लिपिंग। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, यानी फ्लो करने को रोक रहा है, वो दैट इज विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी ये प्रॉपर्टी है। अब इसमें देख लो विस्कोसिटी, जैसे हम लोग यहाँ से पढ़े थे कि विस्कोसिटी क्या था, जैसे टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। अब यहाँ से यूनिट निकालना है, मान लो तो म्यू की म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ डी वाई बाय डी यू। ठीक है, और वाई का मतलब ये है डिस्टेंस ऊपर का, जो वाई का था क्या था, वाई था डिस्टेंस था। ठीक है, पानी बह रहा था, ठीक है, इधर डी वाई है और डी यू है इधर। ठीक है, ऐसा था।
तो ये du जो है वो वेलोसिटी है, तो इसका किस में होता है, मीटर पर सेकंड में। तो टाउ क्या है, टाउ इज योर शियर फोर्स बाय एरिया। तो शियर फोर्स मतलब शियर फोर्स एम में मतलब क्या हो गया आपका, कितना यूनिट हो गया। अब देखो यूनिट तुमको ना डायमेंशनल निकालना सिखा रहा हूँ, कैसे निकलेगा, ठीक है। यूनिट शियर फोर्स बाय एरिया टाउ हो गया, तो यहाँ टाउ शियर फोर्स बाय एरिया। तो सबसे पहले इसका निकालो शियर फोर्स, फोर्स यानी कोई भी फोर्स है, फोर्स मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन ma, और एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। तो ये मास है ना, कैपिटल M। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, कैपिटल M। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन आता है ना, डायमेंशनल वाला भी क्वेश्चन आता है, इसलिए करा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा M। अब सेकंड है, इसको टाइम में लिखते हैं। सेकंड को क्या लिख सकते हैं, देखते सेकंड को, ये क्या है, टाइम, दैट इज, इसको लिख सकते हैं टी में, ठीक है, MLT के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा M, दैट इज मास। फिर उसके बाद ये T, अब ऊपर ले जाएंगे तो स्क्वायर में है तो -2 हो जाएगा, T -2। देखो L आएगा ना यहाँ पे, ये L है, दैट इज लेंथ। मीटर क्या है, दैट इज लेंथ। मीटर में, मीटर जो है वो दैट इज लेंथ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L में लिखते हैं, ठीक है। वैसे सेकंड टाइम को T में और मास को M में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा L -1 और T -2। तो फोर्स हमारा शियर स्ट्रेस का ये आ गया डायमेंशनल यूनिट, ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर इसको देखेंगे तो मास का यूनिट में देखूंगा तो यूनिट में हो जाएगा kg सेकेंड स्क्वायर मीटर, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो म्यू में पुट करोगे आप, यहाँ पे पुट कर दोगे kg। अब मान के चलो इसका यूनिट निकालना है, चलो म्यू का यूनिट निकालना है। जैसे कि इसमें ये तो डायमेंशनल हो गया आपका, टाउ का क्या हो गया ये, उसी तरीके से म्यू का निकाल सकते हो। म्यू का क्या हो जाएगा, म्यू का हो जाएगा, इसको पुटअप कर दोगे, इसका पुटअप करने के बाद जो भी आप निकाल सकते हो। तो इसका पहले हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो टाउ तो है न्यूटन बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये न्यूटन होता है इसका यूनिट फोर्स का, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये किस में है, y दैट इज इन मीटर, और u किस में है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकंड में, तो सेकंड वाला ऊपर ले लो, ठीक है। तो ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर गया, तो क्या बचा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका म्यू का यूनिट हो गया, ठीक है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं 1 न्यूटन पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, उसको लिखते हैं 1 पास्कल, ठीक है। ये प्रेशर का यूनिट होता है और स्ट्रेस का यूनिट होता है। किसका यूनिट है ये, स्ट्रेस या और प्रेशर का यूनिट है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखो 1 न्यूटन पर मीटर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पास्कल सेकेंड। तो म्यू का जो है यूनिट है पास्कल सेकेंड, ठीक है। देखो बेसिक चीज़ें हैं, कई चीज़ें यहाँ पे तुमको क्लियर समझ में आ ही रही, नहीं आ रही मुझे नहीं पता, बट डायमेंशनल यूनिट को ऐसे निकालते हैं। इसका भी निकाल सकते हो म्यू का। कल आप लोग म्यू का निकाल के मुझे बताओगे क्या आ रहा है। जैसे मैं इसका निकाला टाउ का, वैसे इसको निकाल के बताओगे। यहाँ पे टाउ को तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, ठीक है। y इज योर लेंथ है, तो मीटर L हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड L/T, ठीक है। तो इसका निकाल के चेक कर लेना क्या आ रहा है, और कल चैट पे मुझे पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका इतना आज देख लेते हैं, अगले दिन का क्लास में हम लोग इसका आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत चीज़, विस्कोसिटी, कैपिलैरिटी, सारा का सारा चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग कल टाइम पे आ जाना, सबके सब 8 बजे तक आना, फिर चालू कर देंगे हम लोग, ठीक है। आज पहला दिन था, थोड़ा सेटअप में टाइम लग गया, और SSC के लिए मोटिवेट रहना एनी टाइम, और उसको
आज जो भी पढ़ा है थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, और इसमें से देखो 5-6 को इतना जितना पढ़ाया हूँ इसी में से कम 8 से 10 क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, अब वो कहाँ से बनेंगे देखना, क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, अच्छा सर ये है, अच्छा ये है, सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उस पार्ट को मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। तो कैसा लगा क्लास आप लोग को आज का? आगे तो करेंगे ही, बाकी एसएससी के बारे में आपको बहुत डिटेल नॉलेज भी पता चल गया है, क्या क्या करना है। ठीक है, तो चैट में लिख सकते हो जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, वेरी गुड। ठीक है, कल मिलेंगे, बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, फ्लूइड के बारे में पूरा निचोड़ के रख देना है। ठीक है, 2-4 बाकी तो लड़के लोग तो हो भाई, फ्लूइड बहुत सारा चीज़ है, दारू भी फ्लूइड है ना, तो गलत चीज़ है, दारू वारू नहीं पीना है ना, गलत चीज़ है ना, तो वो सब चीज़ें भी हैं, फ्लूइड है। तो फ्लूइड के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा लेना है ना अपने को। ठीक है, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग, और अच्छे से नया चीज़ पढ़ने वाले हैं फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड को समझना है और मज़ा लेना है। तो कल मिलेंगे, और फिर ठीक है, थैंक यू। चलो फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, देख लेते हैं अपन, बंद करते हैं। चलिए ठीक, ओके।